नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव, सेफ्स ऑफ एडवाइजर। सवाल जवाब 1 से 4 अध्याय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलन पीज की लिखी हुई बुक सवाल ही जवाब है की बुक समरी के इस सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के पहले और दूसरे अध्याय को कवर करेंगे। दोस्तों, इन अध्यायों से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं जिन्हें अपने जीवन शैली में उतारकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहला कदम। इस अध्याय का शुरुआत इस चित्र के साथ होता है। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं और कई लोग इसे असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला समझते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर जब आप रेखाओं और लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और इस बुक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस चित्र को समझने के लिए इस पेज को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फॉलो योर ड्रीम। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। लेखक इन 5 नियमों का उपयोग अपने बचपन से ही कर रहे हैं और उनका मानना है अगर इन नियमों के अनुसार जो कोई अभ्यास करेगा वह जरूर अपने व्यवसाय में सफल होगा। जब लेखक केवल 11 वर्ष के थे तब वे पैसे के उद्देश्य से घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम कर रहे थे। वे बचपन में ही सफलता के नियम समझ गए थे जब उन्हें एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति ने ये कहा, सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इसी वाक्य से 5 नियम बने हैं। आइए इन 5 नियमों को समझते हैं। अब आगे मैं एलन पीज की तरह बात करूंगा। पहला नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी समय हो उससे बात करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांट कर नकारने का प्रयास करता हो। अगर आप ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते समय ये सोचने लगें ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हर एक से बात करना होगा क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। दूसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करें। तीसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ऊपरी सतह पर काम करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा औसत था 10:4
7:4:2। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति देखते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूँकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, ना ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और ना ही उन 2 लोगों के बारे में जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था, अगर मैं 10 दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाज़ों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात पर छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। क्योंकि औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरे पास एक साइकिलिंग कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1। मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन दोनों में से एक मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह मैं $45 कमा लेता था, जो एक तरह से $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब यह था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या ना खरीदें। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था, और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था
कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 5वां नियम, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था तो मुझे $30 मिलते थे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके, जिसका मतलब था मैं अपने संभावित ग्राहकों में से सिर्फ 20% ग्राहकों से नहीं मिल सकता था। इस कमी को मैं अच्छे संभावित ग्राहकों से मिलकर दूर कर सकता था, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदलता तो भी मैं हर बार फ़ोन घुमाने पर $30 कमा ही लूँगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। इन नियमों को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना होगा। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल होता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरण बन पाते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया है और कुछ लोगों ने 1 साल के भीतर ही कर दिखाया है, और यहीं पर इनाम का रहस्य छुपा हुआ है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते हैं। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिले और उनसे अभी मिले। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने का एक प्रक्रिया है। अध्याय 2, किस तरह हाँ तक पहुँचे। मैं अध्याय आरंभ करूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे सोचते हैं कि आप उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए और सामान बेचने के लिए ही आए हैं। इसीलिए वे रक्षात्मक मुद्रा में होते हैं और आपके हर बात पर आपत्ति उठाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है, क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार होता है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उनके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी संभावित ग्राहक से ये कहते हैं
आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीजें देंगी। तो हो सकता है वो आपसे अपने वर्तमान जीवन शैली को बेहतर बताने की कोशिश करे, चाहे ये सच हो या ना हो। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। अगर वह कहे, मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि ऐसा उसी ने कहा है। यह उसका विचार है, आपका नहीं। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है, बशर्ते आप उनकी बातों पर रुचि लें। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियां। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपने संभावित ग्राहकों के परिणाम को हाँ में बदलना चाहते हैं तो ये 4 कुंजियों की तकनीक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बातें सुनेंगे। चलिए अब हम 4 कुंजियों की तकनीक को विस्तार से समझते हैं। बर्फ पिघलाएं। इस कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य अच्छे से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो ज्यादा संभावना है कि वो आपकी योजना को पसंद करेगा, पर अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या आप पर विश्वास नहीं रखता है तो हो सकता है वो आपकी योजना को पसंद ना करे। इस स्थिति में आपको तब तक अपनी योजना का उपयोग करना पड़ेगा जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें। जब आप अपना विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। कुछ लोगों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। सही बटन खोजें। यह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। इस कुंजी के माध्यम से आप संभावित ग्राहकों को यह एहसास दिला सकते हैं कि वे अपने आमदनी या कार्य करने की शैली से आत्मसंतुष्ट हैं या नहीं। आपको अपने टीम में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो अपने आमदनी और कार्य करने की शैली से आत्मसंतुष्ट हो। आपको तो सिर्फ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो प्रबल भावनात्मक कारणों से आपके साथ शामिल होना चाहते हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से भिन्न हो, जिसके कारण उनसे बात करते समय वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं, या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि अपने आप पर होगा। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि आपके संभावित ग्राहक के प्राथमिक प्रेरणा घटक या प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे खोजा जाए। प्राथमिक प्रेरणा घटक ही वह कारण होता है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक कुछ इस प्रकार हैं। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। चूँकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी, कैरेमल को ज्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा बल्कि आप इसे दूसरों लोगों के साथ बांटना भी पसंद करेंगे, और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अब आगे हम कुछ कहानियों की मदद से प्राथमिक प्रेरणा घटक को समझेंगे। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? अल्बर्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर था। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। इसके अलावा उसके और कई सपने थे, जैसे अपना मालिक खुद बनना, खुद की आमदनी तय करना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना इत्यादि। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीजें मिल सकती थी।
वह पूर्ण भावनात्मक रूप से अपने सपनों से जुड़ा हुआ था और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित था। एक दिन अल्बर्ट स्थानीय कार्यक्रम के लिए फंड जुटाने के दौरान रॉन नामक व्यक्ति से मिला और उसने उसे बिजनेस दिखाने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट ने रॉन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रॉन काफी प्रभावित भी हुआ और उसने कहा वह शामिल होना चाहेगा। उस दिन के बाद अल्बर्ट ने रॉन को फिर कभी नहीं देखा और वह यह सोचने लगा कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी, रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ। समस्या यह थी कि दरअसल रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिले अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना ज्यादा पसंद था। रॉन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता तो ठीक है, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रॉन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नए कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रॉन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रॉन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका कि दूसरों की सहायता करना रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जेन का गलत फैसला। जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके, पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था, इसीलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बात कर रही थी तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान हो गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता। जेन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। इसीलिए अनुमान न लगाएं। यह प्रस्तुतकर्ता और संभावित ग्राहक दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा, न कि आपके संभावित ग्राहक का, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित है। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है। यहाँ कुछ प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची दी गई है जिन्हें आप अपने कार्ड के पीछे रख सकते हैं। अपनी सूची को दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप अपनी सूची उसके सामने रखते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अतपके कारण गिना देगा जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं, तो आप पूछें और कुछ, वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज्यादा कीमती होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुंचा देंगे। यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल। पहला सवाल है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? दूसरा सवाल है, आपने इसी को क्यों चुना? तीसरा सवाल है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा सवाल है, यदि आपको यह अवसर ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे? पांचवा सवाल है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनके क्रम को बदलने की गलती ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है
कि यह सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि वास्तविक घटना पर आधारित हैं। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये जान सकेंगे कि इन 5 ठोस सोने के सवाल को अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई किया जाए। इन एग्जाम्पल्स में सीधी शैली का प्रयोग किया गया है। पहला उदाहरण, नेहा मिली राजेश और रेखा से। राजेश और रेखा लगभग 25 वर्षीय कपल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान नेहा के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की समान चर्चा के दौरान नेहा ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर राजेश और रेखा ने नेहा को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा है और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यह एमवे की तरह है? इस पर नेहा ने चर्चा की बागडोर थाम ली और फिर नेहा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? राजेश ने जवाब दिया, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? इस पर नेहा ने कहा, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। नेहा सहजता से अपना PMF कार्ड बताते हुए कहती है, यह वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। वैसे आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? राजेश ने जवाब दिया, हमारे लिए तो यह आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ रेखा ने भी दृढ़ता से कहा, निश्चित रूप से यह हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर नेहा ने एक और सवाल किया, आपने इसी को क्यों चुना? राजेश ने जवाब दिया, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रेखा भी ओवर टाइम करती है, ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते। इसके बाद नेहा ने एक और सवाल पूछा, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राजेश ने जवाब दिया, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रेखा और मुझे कभी यह सब नहीं मिला, हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। फिर रेखा बातचीत का सिरा थामते हुए बोली, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचतान करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं की तरह गुजरे। अब नेहा ने फिर एक सवाल पूछा, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? राजेश ने जवाब दिया, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्च ज्यादा, और पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। रेखा बोली, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफी खर्च होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें जिंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। फिर नेहा ने अंतिम सवाल किया, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? राजेश ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है? उसके बाद रेखा ने राजेश का साथ देते हुए कहा, साथ ही हमें रिटायरमेंट होने की योजना भी बनानी है, इसीलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वार्तालाप में नेहा ने राजेश और रेखा के प्राथमिक प्रेरणा घटक को जानने के लिए 5 ठोस सोने के सवाल का प्रयोग किया, और जिससे राजेश और रेखा ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर नेहा को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी राजेश और रेखा की निगाह में यह विचार नेहा का होता, उनका नहीं। अगर नेहा ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती तो रेखा और राजेश ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि यह नेहा का विचार होता। पर चूंकि यह विचार उनका ही था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसीलिए यह हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। अब इन 5 सोने के सवालों पर विचार करें। पहला सवाल, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यह था, आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? राजेश ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, इसीलिए वे दोनों शामिल होना चाहते हैं। दूसरा सवाल, आपने इसी को क्यों चुना? यह सवाल दरअसल यह पूछता है, आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तीसरा सवाल, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। राजेश ने कहा, जैसा मैंने कहा, और फिर से अपनी बातें दोहराता है और उन कारणों को बताता है जिनके लिए वह बिजनेस में आना चाहता है। रेखा भी और कई तर्क देती है कि आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है। उसके माता पिता को खर्च चलाने में कठिनाइयां आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। चौथा सवाल, यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके परिणाम क्या होंगे। यह सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा। अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। वे नेहा को बताते हैं कि वे अपने माता पिता की तरह तंगहाल जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। पांचवा सवाल, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। यह सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने नेहा को बताया, नेहा ने उन्हें नहीं बताया। अगर नेहा ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती, पर चूंकि उन्होंने खुद नेहा को अपने शामिल होने के कारण बताए हैं, इसीलिए वे कारण वास्तविक हैं। इस साक्षात्कार के बाद नेहा ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह काम करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते हैं और वे हानियां बताई जिनसे वे बच सकते हैं। राजेश और रुत की निगाह में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे दोस्तों पीछे हमने देखा कि नेहा ने किस तरह 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया, जिससे राजेश और रेखा के प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर हुए। वहाँ राजेश और रेखा के पास अपना खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था, लेकिन क्या हो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। ऐसे लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती है। पहला कारण तो यह है कि उनके पास सचमुच में कोई प्राथमिकता नहीं होती। सो इस तरह के मामले में अपना समय बर्बाद ना करें, उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। और दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए, इसे एक कन्वर्सेशन के माध्यम से समझते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर इनमें से कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट होती तो कौन सी होती? अगर कोई प्राथमिकता इम्पोर्टेंट होती तो शायद मनी फ्रीडम होती। मनी फ्रीडम ही क्यों? क्योंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है। अब आप 5 ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है। अगर आप 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग करते हैं तो इस दौरान आपको मौन की शक्ति का भी प्रयोग करना होगा। आपको तब तक चुप रहना है जब तक कि आपका संभावित ग्राहक अपना पूरा जवाब न दे दें। अब एक सवाल और उठता है कि हम लोगों को कैसे पहचाने कि वो हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इसके लिए 5 ठोस सोने के सवालों का जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह बिजनेस में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हो तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। सही बटन दबाएं। इस कुंजी में आप अपने बिजनेस की योजनाओं को अपने संभावित ग्राहकों को बताते हैं। यहाँ पर आप बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी यानी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। जहाँ आप 5 ठोस सोने के सवालों द्वारा उत्पन्न भावनाओं और प्राथमिक प्रेरणा घटकों का उपयोग करके अपने बिजनेस प्लान को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह से पालन करते हैं तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा होना चाहिए कि वे बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नजरिए के साथ रखें
जैसे तत्काल शुरू करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली बिजनेस माइंडेड तो होना ही चाहिए, साथ ही सहज भी होना चाहिए, जैसे यह काम आप रोज करते हो। जब आपको लगे कि आपका संभावित ग्राहक आपके बिजनेस में शामिल होना चाहता है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। तो ये थे सफलता की 4 कुंजियां, जिसे यूज करके हम लोगों के ना को हाँ में बदल सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये नॉलेज दूसरों को भी शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल ही जवाब है के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, इस अध्याय में हम इन 6 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसे यूज़ करके आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को काफ़ी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। बेसिकली यहाँ पुल का मतलब 2 वाक्यों को एक दूसरे से रिलेट करना है। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ एग्जांपल है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसका नाम है राज। राज अपने संभावित ग्राहक अजय के साथ तालमेल बनाना चाहता है, जो कि एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। इस एग्जांपल में राज पुल बनाने की तकनीक का प्रयोग नहीं करता। राज: आप इस बिजनेस में कैसे आए? अजय: मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में राज के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। राज: आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अजय: यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे से जवाब ने राज को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि राज ने अजय से ढेर सारे सवाल पूछे, जिससे राज को वापस में छोटे से ही जवाब मिलते थे। इसीलिए राज का एक ही सवाल पर बातचीत जारी रखना पॉसिबल नहीं था, जिससे ये पूरा कन्वर्सेशन एक इंटरव्यू की तरह प्रतीत हो रहा था। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, जहां राज पुल बनाने की तकनीक का प्रयोग करता है। राज: आप इस बिजनेस में कैसे आए? अजय: मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। राज: अजय: यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। राज: इसका मतलब है? अजय: इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। राज: उदाहरण के तौर पर? अजय: उदाहरण के तौर पर कल ही की बात ले लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में कई गंभीर समस्याएं थी और फिर इस तरह उन दोनों के बीच एक सफल बातचीत शुरू हो जाती है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि राज ने ज़्यादा सवाल का प्रयोग नहीं किया, जिससे यह पूरा कन्वर्सेशन इंटरव्यू की तरह प्रतीत नहीं हो रहा था और इसीलिए अजय भी राज से बात करने में रुचि ले रहा था। यहाँ राज बातचीत के दौरान कुछ टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग कर रहा था, जैसे यानी, इसका मतलब है, उदाहरण के तौर पर, जो कि एक पुल बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप पुल बनाने की तकनीक को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये 4 काम करें। पहला, पुल बनाते वक्त आगे की ओर झुकें और हथेली खोलकर आगे करें। इससे आपके संभावित ग्राहक को यह लगेगा कि अब बातें करने के बारे उनकी है। दूसरा है, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा सा खींचें। इससे आपका शब्द लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाएगा। तीसरा है, अपने संभावित ग्राहक से सवाल पूछने के बाद पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। इससे आपके और आपके संभावित ग्राहक के बीच एक अनंत सी खामोशी छा जाएगी। लेकिन इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपने अपने संभावित ग्राहक को बोलने की जिम्मेदारी दे दी है, इसीलिए अब आप उसे बोलने दें। चौथा है, पीछे की ओर टिके हुए अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें। इससे आपके संभावित ग्राहक को यह मालूम हो जाएगा कि उसे बातचीत शुरू करनी है। दूसरा तरीका है सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है।
अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है कि मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे इंटरनल फीलिंग्स यानी अंदरूनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जैसे अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल महसूस करते हैं और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगे तो आप सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मुझसे सहमत ना हों। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। इसके साथ अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा फायदा यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। इसके साथ ही अगर आप अपने संभावित ग्राहक को सुनते वक्त अपने ठुड्डी को धीरे धीरे थपथपाते हैं तो इससे आपके संभावित ग्राहक को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा तरीका है न्यूनतम प्रोत्साहक। जब आपका संभावित ग्राहक बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए मोटिवेट करें। कुछ न्यूनतम प्रोत्साहक यह रहें। अगर आप न्यूनतम प्रोत्साहकों का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको अधिक जानकारी देने लगता है। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। चौथा तरीका है आंखों पर काबू कैसे करें। एक सर्वे से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में अगर कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है तो वह इस प्रकार से करता है। 87% आँखों के माध्यम से, 9% कानों के माध्यम से और बाकी 4% अन्य इंद्रियों यानी अदर सेंस ऑर्गन के माध्यम से प्राप्त करता है, जैसे नाक, मुंह, स्किन। उदाहरण के लिए अगर आप अपने संभावित ग्राहक को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन आपका संभावित ग्राहक आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन के बजाय आपकी ओर देख रहा हो, तो इस कंडीशन में आपके द्वारा दिया जा रहा संदेश का केवल 9% ही उसे प्राप्त होगा। इससे आपके संभावित ग्राहक को आपकी बातें समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। सो इससे बचने के लिए आप उनके आंखों को कंट्रोल करना सीखें। आंखों को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है पेन का यूज़ करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका संभावित ग्राहक आपकी प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान दे तो आप पेन से अपने प्रेजेंटेशन की ओर इशारा करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका संभावित ग्राहक आपकी ओर देखे तो पेन को उसकी तथा अपनी आंखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें। फिर पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखें और पेन से इशारा वहीं करें जहां आप देख रहे हों। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वह सिर उठाकर आपकी आंखों में देखेगा, और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा, और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। पांचवा तरीका है प्रतिरूपण। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं, यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्दविहीन व्यवहार से आप यह कहते हैं, मैं भी आपके जैसा हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भ अवस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी माँ की लय से तालमेल बना लेती है। इसीलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। यहाँ एक चित्र है जहाँ दो लोग प्रतिरूपण का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने ग्लास एक ही तरफ से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों, उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपनी वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है।
जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। सामने वाली व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज़ के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्द ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में कुछ ऐसा है जो उसे पसंद आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। लेकिन नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। अब क्या आपको पता है कि हर कोई एक ही ढंग से प्रतिरूपण नहीं करता। जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण में असमानताएं होती है, क्योंकि भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के भावों का सहारा लेती है, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को दिखाता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हो। यहाँ 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाएं वक्ता की आवाज़ के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती है और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भावों के द्वारा व्यक्त करती है। ठीक यही एक पुरुष को करना होता है। अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की एक्सप्रेशन को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूँ, पर सोच से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रकट करता है तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। वहीं इधर पुरुष अपने भावनाओं को लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं। यहाँ 10 सेकंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं, उससे उन्हें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका यह अर्थ है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं को उतनी ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उनका इजहार करने से झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेते हैं, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफ़ी कठिन मानती है, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने चेहरे की भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित ना करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरफिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती है, उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। अब आखिरी और छठा तरीका है गति निर्धारित करना। आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक जैसे हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखते होंगे कि वक्ता अपने हाथ से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति से बात ना करें। आप उसके समान या उससे कम गति से बात करें और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें, क्योंकि एक सर्वे से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज़्यादा तेज़ी से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ ही आपका एकमात्र अस्त्र होता है। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये नॉलेज दूसरों को भी शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल ही जवाब है
के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है सकारात्मक प्रभाव डालने के 6 सशक्त तकनीकें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे अगर आप नए लोगों से मिलते हैं तो वे पहली ही मुलाकात के 4 मिनट में ही आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं, या यह कह सकते हैं कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता सम्मिलित है। वे तो यहाँ तक निर्णय कर लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपया उधार दिया जा सकता है। पर सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये हैं आपका हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। तो चलिए देखते हैं इन 6 तकनीकों की मदद से हम कैसे सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पहला तकनीक है हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और बंद हथेली, जिसके इंडेक्स फिंगर पॉइंटेड पोजीशन में है। हथेली की इन तीनों स्थितियों में शक्ति के अंतर को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से ही रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। जैसे ऊपर की ओर हथेली अभयदान या शरण देने का संकेत है, और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। इस संकेत का प्रयोग आदिकाल से ही हो रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताया करते थे कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही अगर आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। अब इस चित्र में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाले संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेतों पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ता को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली या घमंडी समझते हैं, और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया है यह ठीक से बता नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है, और जिसके कारण उसकी बात को ठीक से सुन नहीं पाता। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा तकनीक है हाथ मिलाना। हाथ मिलाना एक तकनीक है जो आदिकाल से ही चलती आ रही है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ को आगे करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की योग्यता खोजें। कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है, तो 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी। पहला अधिकार, दूसरा समर्पण और तीसरा समानता। पहला है अधिकार। इस पर सामने वाला सोचेगा कि यह व्यक्ति मुझ पर हावी या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा मैं चौकस रहूं। अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। आवश्यक नहीं है कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर रहे। हो सकता है
कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली की तुलना में नीची रहे, और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है समर्पण। यहाँ सामने वाला सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूँ, यह वही करेगा जो मैं चाहूँगा। इसके लिए आपको अपनी हथेली ऊपर की ओर रखना होगा। अगर आप अपनी हथेली ऊपर की ओर रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। तीसरा है समानता। यहाँ वह सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। इस प्रतिक्रिया को संप्रेषित करने के लिए दो नियम हैं। पहला, अपनी हथेली को सीधा रखें, न अधिकारपूर्ण मुद्रा में और न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान मुद्रा में रखें। इससे हर कोई आरामदेह और भयहीन महसूस करेगा। दूसरा, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोनों में भी कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने की इस शैली में ना कोई विजेता है, ना ही कोई पराजित, और ना ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखाता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, कभी भी लोगों को दोनों हाथ से अभिवादन ना करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इसीलिए हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। तीसरा तकनीक है बाएं हाथ में सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नज़र में साफ दिखती है और बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखी है, तो आपको अपने ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें तो भी एक नए व्यक्ति को एक ठंडा और गीला हाथ मिलता है, और उसके लिए यह आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। चौथा तकनीक है मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर काटता नहीं। मुस्कुराने की शुरुआत एक शांतिपूर्ण संकेत के रूप में हुआ है, और बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संकेत में हमारे सर्वे दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। पांचवा तकनीक है क्षेत्रीय सम्मान। इस तकनीक के माध्यम से हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, जिससे हम लोगों से एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, मतलब वे आपस में कितनी दूरी पर खड़े होकर बातें करते हैं। इस दूरी को पर्सनल स्पेस या व्यक्तिगत स्थान के नाम से जाना जाता है। पर्सनल स्पेस डिपेंड करता है जनसंख्या घनत्व पर और उस संस्कृति पर जिसमें वह व्यक्ति रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अधिकतर मिडिल क्लास लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होती है, और इसीलिए बिना डर की स्थितियों में वे 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते हैं। वहीं यूरोप और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में पर्सनल स्पेस की आवश्यकता 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े हो सकते हैं, जिसे अधिकतर देशों में असहज महसूस किया जाता है। इस चित्र में अगर दोनों लोग एक ही प्रदेश से हैं तो वे इस दूरी पर
एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। पर अगर उनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास आते हैं, सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें। इसके द्वारा वह आपको यह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना पर्सनल स्पेस चाहिए। छठा तरीका है सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर का 90% तक हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपके पोशाक का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फॉर्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिजाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी समझ नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह के पोशाक में देखना चाहता है? उनकी राय में विश्वसनीय, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? इन प्रश्नों को ध्यान में रखें और याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार बदलता है, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की वेशभूषा के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। सो उम्मीद है कि आप इन 6 तकनीकों का प्रयोग करके अपने संभावित ग्राहक के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। 5वां अध्याय, देह भाषा, संकेतों को किस तरह पढ़ें। दोस्तों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारे बिजनेस में बॉडी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा और वो ये है। एक सर्वे से पता चला है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपकी श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस प्रकार होता है। पहला, शब्द का प्रभाव पूरे प्रभाव का 7 से 10% का होता है। दूसरा, स्वर का प्रभाव पूरे प्रभाव का 20 से 30% का होता है। और तीसरा, देह भाषा का प्रभाव पूरे प्रभाव का 60 से 80% का होता है। इस डेटा से पता चलता है कि आपके देखने का ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके से सामने वाले पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा चुने गए शब्दों से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। देह भाषा को पढ़ने के 3 नियम। लोगों में सकारात्मक छवि बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की देह भाषा को अच्छे से पढ़ना सीखें, क्योंकि लोगों की देह भाषा से आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोगों की देह भाषा को पढ़ने के लिए इस अध्याय में 3 नियम बताए गए हैं और वो ये हैं। पहला नियम, संकेत समूह को पढ़ना। दूसरा नियम, पृष्ठभूमि का विचार करें। और तीसरा नियम, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। तो चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। पहला नियम, संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। जैसे एक शब्द का मतलब सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह हर संकेत एक शब्द की तरह है और इसे समझने के लिए संकेतों के समूह को देखना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिर खुजलाना। इसका कई मतलब हो सकता है, जैसे डैंड्रफ, पसीना, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। दूसरा नियम, पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूह का विश्लेषण उस बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर
आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। तीसरा नियम, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इस पिक्चर में दर्शाई गई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा का होता है। हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है और जापान में इसका अर्थ पैसा होता है। लेकिन कुछ देहभाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है। मुस्कुराहट जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर संस्कृतियों में समान हैं, और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की परिस्थितियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। अब अगर बात करें देहभाषा को अच्छे से समझने की, तो महिलाएं इसमें पुरुषों के मुकाबले कहीं आगे हैं, क्योंकि पुरुषों का दिमाग इस तरह बना ही नहीं है कि वे देहभाषा से सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सके। वहीं महिलाएं संकेतों को अच्छे से समझ लेती हैं। इसीलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष देहभाषा समझ ही नहीं सकते, इसके लिए उन्हें देहभाषा को पढ़ना सीखना होगा, और वो ऐसे सीख सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देहभाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म, सामाजिक समारोह और व्यावसायिक बैठकें। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज़ को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद आवाज़ चालू करके आप यह जांच कर सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। तो इस तरह आप देह भाषा को पढ़ने में निपुण हो सकते हैं। देह भाषा को पढ़ने का तरीका, यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों पर बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ संकेत नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक। तो चलिए हम ऐसे ही संकेतों पर बात करते हैं। पहला है हाथ बांधना। शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बांह को दाईं बांह के ऊपर बांधते हैं। हाथ बांधने के कई और तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना, अपने आप से हाथ मिलाना और दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ना। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से लगभग 40% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नज़र कम मिलाई, पीछे टेककर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो व्यक्ति राइट में बैठा है वह इस संकेत का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण वह लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा। वहीं पिक्चर के लेफ्ट में दो लोग ओपनली बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनके बीच एक अच्छी वार्तालाप हो पा रही है। तो क्या हाथ बांधने की स्थिति से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिक्शनरी में से हाथ बांधने की मुद्रा हटा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वे आपके प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे।
इसीलिए खुली देह भाषा का प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो श्रोताओं को बैठने के लिए हत्थे वाली कुर्सी दें। इससे उन्हें हाथ रखने के अधिक अवसर मिलते रहेंगे और वे चर्चा में भी अधिक भाग लेंगे। अगर आपके श्रोता हाथ बांधकर बैठे हैं तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब में उनसे हाथ उठवा सकते हैं। उन्हें शारीरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्यास दे सकते हैं, जैसे लिखने के लिए पेन और कागज दे सकते हैं या चाय या कॉफी दे सकते हैं। दूसरा तकनीक है हाथ से चेहरे को छूना। पश्चिमी और अधिकतर यूरोपीय लोग उस समय हाथ से चेहरे को ज़्यादा छूते हैं जब वे झूठ बोलते हैं। यह एशियाई लोगों के साथ नहीं होता, जो धार्मिक कारणों से सिर छूने से बचते हैं और झूठ बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है। बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि झूठ बोलते समय वे अपना चेहरा छुपा लेते हैं और वयस्कों में भी यह देखा जा सकता है। झूठ बोलते समय नाक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक से स्पर्श बढ़ जाता है। आंखों को हाथ से छुपाने से हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाहते या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता। इस कारण से हम आंख मलने की मुद्रा में आ जाते हैं। कान मलना और सर गर्दन को खुजलाना भी यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति अनिश्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहा। तो क्या इससे भी बचने के लिए कोई उपाय है? जी हाँ, इससे भी बचने के लिए उपाय है। आइए देखते हैं। हमेशा हाथ से चेहरे को छूने के संकेतों को समूहों में और उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ें। अपनी प्रस्तुति के दौरान हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेतों से हमेशा परहेज करें, क्योंकि इनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे। इससे बचने के लिए वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करें, ताकि चेहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए। अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो उससे यह सवाल करें, मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? या आपकी देह भाषा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इस आखिरी प्रश्न को पूछते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार अपमानजनक लगता है। सिर झुकाना। जब हम उस चीज़ में रुचि लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं तो हम अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक ओर झुकाए हुए हो तो प्रस्तुति जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदलें। गाल पर हाथ रखना। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता। उंगली सामान्यतः कनपट्टी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते हैं तो इसका मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। चश्मे की नोक को मुंह में रखना। कोई व्यक्ति पेन या पेंसिल को अपने मुंह में रख सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। सामने झुकना। हम उन लोगों या वस्तुओं के नजदीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। तो अगर आपके संभावित ग्राहक की स्थिति ऐसी हो तो समझ जाइए कि वह आपकी बातों पर रुचि दिखा रहा है। मीनार। यह संकेत एकांकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैया पता चलता है। तो सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है? क्या ये विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है? क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस वातावरण में इसका प्रयोग किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है। बाहर झांकते अंगूठे। कोट की जेब गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलते अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्ण रुख का संकेत मिलता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी या अक्कड़ व्यवहार माना जा सकता है। दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं। इससे यह संप्रेषित होता है
मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं। क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस वातावरण में दिया गया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह संकेत काफी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोता के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। इसके लिए आप यह सवाल कर सकते हैं, आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल पर व्यक्ति की भावनाओं को सामने लाया जा सकता है। काल्पनिक रुइयां चुनना। काल्पनिक रुइयां चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक रुइयां चुन रहा होता है तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से आप यह सवाल कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। कॉलर खींचना। जब कोई व्यक्ति चुपचाप गुस्सा होता है या विचलित होता है या धोखा देता है तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर दे। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? गर्दन में दर्द। यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए तनाव या बढ़ती हुई कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है ताकि वहां उठ रहे झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर, समझदार, अमीर या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने पैर के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का भी प्रयास करता है। जब कोई चीज़ उसे नहीं देखनी होती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुर्सी पर पैर रखना। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। पहला यह कि व्यक्ति आरामदेह है और आत्मविश्वास से पूर्ण है, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी ना हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो उससे कभी बहस न करें, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करें और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहें। धीमे धीमे हाथ मलना। हाथ मलने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है और धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति को चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं जिनका देह भाषा अलग अलग है। दाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा आदमी खुली हथेलियों का प्रयोग करके और आगे की ओर झुककर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति से विश्वासपूर्ण और आश्वस्त रूप का प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह होता है, लेकिन हम संकेतों को समूह में पढ़ें तो हम इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही एक हाई लेवल नेटवर्कर नहीं होता। वह धीरे धीरे सीखने की कला का प्रयोग करके एक अच्छा नेटवर्कर बनता है। सो आप इस बुक में दिए गए तकनीकों की मदद से एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हो, बशर्ते आप इन तकनीकों को और अपने ड्रीम को फॉलो करते रहें। तो दोस्तों, सवाल ही जवाब है कि बुक समरी के सीरीज का अंत इस अध्याय के साथ होता है। अब मिलते हैं हम हमारे अगले बुक समरी के सीरीज में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।